तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आपको याद रखनी है जितनी पड़ी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी थी, फाइनेंस कमीशन वाली, सब याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप हेडिंग बना सकते हैं इसके बाद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं विच आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिल रही, उनका कहीं जिक्र नहीं है, दैट मीन्स वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे स्टिल एग्जिस्ट, या फिर बट दे स्टिल फंक्शंस, वो अभी भी कुछ ना कुछ काम यहाँ पे कर रही है, उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये आई कैसे, या कौन कौन सी हैं, या इनका क्या है पूरा, उनको भी देखते हैं। तो ऐसी हमारी इंडिया में बहुत सारी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो उसके कुछ लिस्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आती है प्लानिंग कमीशन, जो कि आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती पर पहले हुआ करती थी। उसकी जगह आ चुकी है नीति आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीवीसी, सीवीसी इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सीएसआईआर, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ऐसी ये कुछ बॉडीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, ये बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसमें से सबसे पहली बॉडी जो हमें पढ़नी है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज द प्लानिंग कमीशन। अभी प्लानिंग कमीशन का बेसिकली काम क्या है, इसको किसने बनाया, कब बनाया, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है ये भारत में बहुत पुरानी है, ठीक है, ये अब रिप्लेस हो चुकी है, इसकी जगह अब नीति आयोग आ चुका है, पर ये पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये जो है बनाई क्यों गई थी, इसको बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, कॉन्स्टिट्यूशन आने के 2 महीने बाद। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन आया और करीब करीब 2 महीने बाद, 50 दिनों के बाद ये बॉडी बनाई जाती है। बनाते कौन है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेसिक इसका काम क्या होता है, इसका काम था जो 5 ईयर प्लान है, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको बनाना, ये इसका बेसिक इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था, ठीक है।
ताकि लोगों के लिए जो है पूरा एक प्लानिंग कमीशन प्लान करके बनाया जा सके, कहाँ पे क्या किस चीज को यूज कर सकते हैं, प्लान बनाना, कंट्री के रिसोर्सेज को वहां पे ट्रांसफर करना, कैसे प्लान को बनाया जाएगा, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, हर एक चीज जो है वो ये काम किया करती है। और इस प्लानिंग कमीशन के जो हेड हुआ करते थे या जो चेयरमैन हुआ करते थे, वो हमेशा कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। चेयरमैन रहेंगे, उसके अलावा बहुत सारे और मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। उसके इनके नीचे जो है और कैबिनेट के मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है। कुछ और कुछ जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पर एग्जिस्ट किया करेंगे, एक्स्ट्रा पर्सन वो भी यहाँ पे काम करेंगे। पर आज के समय में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। आज के समय में व्हाट वी आर हैविंग नीति आयोग। सबसे पहले तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति वर्ड जो है हमारे सामने, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का बेसिकली काम क्या है? सेम वही है, बस ये 5 ईयर प्लान का सिस्टम खत्म हो गया। 5 ईयर प्लान अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे पहले ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज के समय में 5 ईयर प्लान जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। नीति आयोग नीतियां बनाएंगे, ठीक है। नीति मतलब पॉलिसीज। तो नीति आयोग का बेसिक काम रहेगा सारी नीतियों को फ्रेम कर, ठीक है। ये काफी सारी नई नई चीजें लाती रहती है, पॉलिसीज बनाती है। बेसिकली ये बनाई गई थी 1 जनवरी 2015, मोदी गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसका बेसिक एम क्या था? पॉलिसी बनाना, ठीक है। इस नीति आयोग के अंदर 2 हब हैं, ठीक है। इसके 2 हब्स कहे जाते हैं। एक है यहाँ पर टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन। दो ये हब्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका काम है ये। एंड नीति आयोग को एक स्पेशली टर्म से बोला जाता है। नीति आयोग के लिए एक स्पेशल टर्म क्या है? नीति आयोग इज दी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सोचने विचारने वाला काम है, पॉलिसीज बनाने वाला काम है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम पिछली स्लाइड में थोड़ा सा लिखना था। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट कर लो। हम तब तक एक डाउट क्लियर कर दें आप। हाँ जी बोलो। 5 इयर्स प्लान मैम, लास्ट 5 इयर्स प्लान जो है 2012 में स्टार्ट हुई थी और जी 2017 तक चली थी, और 2015 में ये आया नीति आयोग। हाँ जी। मैम नीति आयोग की जरूरत कहाँ पड़ी मैम, उसको लाया क्यों नीति गया? आयोग की जरूरत इसलिए पड़ी, देखो सरकार जो नई आती है, ठीक है, मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रही, बट जो कोई भी सरकार आती है, वो सरकार क्या कहती है भाई कि जो पुरानी सरकार की पॉलिसीज थी हम वो क्यों माने। जो सरकार वो अपना उन्होंने काम किया, ठीक है, करा सब कुछ, वो उस पॉलिसीज को नहीं मानती, वो नई सरकार नई पॉलिसीज लाएगी। तो वो जो है मोदी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान के सिस्टम को खत्म किया, प्लानिंग कमीशन खत्म किया एंड नीति आयोग जैसी चीजें लाई। इनसे इन्होंने क्या किया, इनके स्ट्रक्चर में चेंज किया। जैसे प्लानिंग कमीशन में सीएम वगैरह नहीं आ सकते थे, इसमें सीएम को इंक्लूड किया गया। फंडिंग का जो एक होता है ना, फंडिंग की जो पावर है, फाइनेंशियल एलोकेशन करने की जो पावर होती है, वो छीन ली गई। नीति आयोग के पास फंडिंग की पावर नहीं है। और नीति आयोग काम करती है बॉटम टू टॉप अप्रोच, मतलब स्टेट को साथ में लेके चलना, स्टेट से सेंटर की तरफ जाना, उस अप्रोच की तरफ ये काम करती है। तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंज दिए गए इसके अंदर। सीईओ बनाया गया, वाइस चेयरमैन बनाया गया, तो एक 5 ईयर प्लान को खत्म किया गया और ये बॉडी खत्म करके नई बॉडी यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई। तो ये था बेसिक डिफरेंस। जरूरत क्या थी, वो तो सरकार ने चेंज किया, ठीक है। सरकार को इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं।
लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर उन्होंने चेंज किया, ठीक है। इन्होंने अपने हिसाब से जो इनको यहाँ पे लगा उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर चेंजेस लेकर किया, ठीक है भाई। तो आपको ये सब इसमें याद रखना है। तो ये सब बेसिकली प्रोसीजर आप समझोगे, जरूरत क्या थी नहीं थी, दैट इज टोटली अबाउट दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अपनी चॉइस है क्या कुछ उन्होंने किस तरीके से करना है, लेकिन ये सब आप याद रखिएगा क्या क्या किस तरीके से किया। हाँ भाई बोलो। ओके मैम, और फिर हो गया। यहाँ तक हो गया, बढ़े आगे। यस मैम। ओके देन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो ये मैं आपको बता रही थी, इट इज नोन एज द थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इनको थिंक टैंक की तरह बोला जाता है, ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में इफ आई टॉक अबाउट, तो करंट अफेयर्स में भी इन लोगों ने काफी सारी चीजें इन्होंने करी हैं। जैसे एक ये लेकर के आए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पॉलिसी लेकर के आए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ाने के लिए। और काफी सारे नए नए प्लान्स लेकर के आते रहते हैं, तो वो प्लान्स को लेकर के इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी हुई है। और अगर मैं बात करूं नीति आयोग के कॉम्पोजिशन की, कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। हेड में कौन रहेंगे, चेयरमैन, हमेशा चेयरमैन ही हेड होते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे नीति आयोग के चेयरमैन होंगे, ठीक है। दूसरे कौन होंगे, एक होगी इसके अंदर गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। और इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होगा, इसमें होंगे सारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सारे चीफ मिनिस्टर्स, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वो सब शामिल होंगे इसमें। उसके अलावा इन्होंने जो है स्पेशल इनवाइटीज रखे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी नॉलेज में, अपनी अपनी फील्ड में, वो प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट करेंगे। उसके अलावा इसमें एक पोस्ट होती है वाइस चेयरमैन की, ठीक है। वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे, सीईओ अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे, ये सब कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा डिसाइड किया जाएगा। प्लस कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स रहेंगे, जैसे कि आज के समय में अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और निर्मला सीतारमन है, और एजुकेशन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो इसमें आज के समय में कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह में शामिल हैं। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब इसमें आता है। और जो नीति आयोग है वो रिपोर्ट्स भी रिलीज करती है, और पूरा अपना सरकार को अपने अचीवमेंट्स, क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से वर्क हो रहा है, कैसा है, किस तरीके से और चीज़ों में चीज़ें सही कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर बताती है। चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे फार्मिंग की बात हो, चाहे बजट के लिए कोई बात हो, कोई विलेज के लिए बात हो, हर चीज़ में ये काम करती है। लिख लो सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्निंग काउंसिल वहां से रिपीट कर दे मैम एक बार। काउंसिल है, चेयरमैन। काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल में ये लोग शामिल हैं, सारी स्टेट्स के सीएम को इंक्लूड किया जाता है, उनकी मीटिंग होती है, सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की मीटिंग होती है। तो सब लोग जो भी इसमें शामिल है उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये सब शामिल होते हैं जब भी इनकी मीटिंग्स होती है, ठीक है भाई। तो ये सारा हमारा था पूरा ऑल अबाउट द कॉम्पोजिट। उसके बाद वाला क्या लिखा है मैम आपने? स्पेशल इनवाइटीज, स्पेशल इनवाइटीज का मतलब होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी और पर्सन को नॉमिनेट करना है, किसी एक्स्ट्रा पर्सन को जो उस फील्ड में एक्सेल करता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी नॉलेजेबल एक्सपर्ट, वो यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आई थिंक सबका हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो इसके अलावा और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो आपने लिखी। एक तो आपने लिखी, ये हमारी हो गई, ये हो गई। अब थर्ड लिखो, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल या फिर लोकायुक्त। लोकपाल या लोकायुक्त होते क्या है या इनका काम क्या होता है? तो देखो यार, लोकपाल जो होते हैं ये कहे जाते हैं भारत में एंटी करप्शन मैन ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है एंटी करप्शन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भाई ये पर्सन है जिसने एंटी करप्शन काम करना है। ठीक है, करप्शन के खिलाफ काम करना है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? स्वीडन से बोरो किया है। स्वीडन में इसको बोला जाता है ऑम्बड्समैन। वहां पे ऑम्बड्समैन वर्ड यूज किया जाता है, हमारे भारत में लोकपाल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। मतलब कि कैसा इंसान जो कि करप्शन के खिलाफ काम कर सके, जो कि करप्शन के अगेंस्ट चीजों के लिए काम करे, उसे हम कहते हैं एंटी करप्शन मैन। एंड वही ये पूरा जो ये पर्सन होगा ये काम करेगा सेंटर लेवल पे, और वही एक पर्सन जो कि स्टेट लेवल पे काम करेगा उसे हम कहते हैं लोकायुक्त, जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स एंड द डिफरेंस इज ओनली कि एक होता है सेंट्रल लेवल पर और एक होता है स्टेट लेवल पर। लिख लीजिए। डन, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त इतना याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं इनके बारे में हमें पढ़ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है, आफ्टर ऑल दिस, ये जो चौथी कैटेगरी है वो देखते हैं लोकपाल लोकायुक्त कंप्लीट। सीबीआई, सीबीआई कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए हमारे पास। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक ही सिर्फ पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या ऐसा कुछ आ सकता है एग्जाम में, तो वो ये है कि भाई ये एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है प्रॉपरली, और पहले इसको सोचा गया था बनाने के लिए, बट फाइनली इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में। फाइनली 1963 में इसको जो है ऐड करने की सोची गई और इसको बना भी दिया। राइट, काफी पहले से ये चीजें चल रही थी कि हमें बनाना चाहिए ऐसा सब। वर्ल्ड वॉर 1 के सेकंड के टाइम से चीजें चल रही थी, बट फाइनली इसको बाद में जाकर के बनाया गया। ठीक है, और तो ये आपको याद रखना है। सीबीआई, सीबीआई इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। आप बेसिकली याद रख सकते हो जैसे इंटरपोल है। इंटरपोल पता है सबको? इंटरपोल वर्ल्ड की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो जो ऐसी एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ये है इंडिया लेवल पे। ठीक है, हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, तो वो भी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी इन्होंने किया है, चाहे
जयललिता थी, नरसिम्हा राव थे, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव हो गया, मायावती हो गई, इनके खिलाफ भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो चीजें करी है। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, तो काफी सारी चीजों में जो स्कैम्स हुए उसमें इनका हाथ रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके अंदर सीबीआई ऐसी बॉडी। देन इसके बाद लिखेंगे सीबीआई के बाद सीवीसी, उसे हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसका क्या काम है, या आप देख सकते हो कि इसमें विजिलेंस वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या रखती है, विजिलेंस रखती है, प्रॉपरली ये नजर रखती है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि प्रॉपरली नजर रखने के लिए, विजिलेंस रखने के लिए, ठीक है, उस तरीके से काम करती है। इसका मेन रोल क्या है, या क्या है, विजिलेंस अथॉरिटी, सर्वेलेंस रखना, निगरानी रखना, नजर रखना। ठीक है, बनाई कब गई थी, 1964 में। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी जिसके बाद इसको बनाया गया है, तो लिख लीजिएगा संथानम कमेटी। संथानम एक पर्सन थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई सीवीसी जैसी एक बॉडी होनी चाहिए इंडिया में, तो बनाई भी गई ताकि जितना भी एक्शन है वो लिया जा सके रिगार्डिंग दिस थिंग। ठीक है, जितना भी करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, इसका इन्वेस्टिगेशन जो इसके पास आती है वो सीबीआई लेके आती है, सीबीआई इसके अंडर ही काम करती है, एनुअल रिपोर्ट ये बनाती है, तैयार करती है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ, उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो सारी चीजें पहुंचाना सरकार तक, वो जिम्मेदारी किसकी है, सीबीसी। बेसिकली सीबीसी इस तरीके से काम करती है। हाँ भाई सौरभ, टाइम से आया करो, ये तो कोई टाइम नहीं है क्लास में आने का। मैम चल गए थे कहीं पे थोड़ा। चलिए लिखिए, संतानम कमेटी है जो कि इसके लिए बताया था इसने कि भाई ऐसे इसके इसमें मतलब एक नजर रखने के लिए, ठीक है, विजिलेंस करने के लिए। फिर इसके बाद कौन सी कमेटी आती है भाई, सीबीआई, सीबीसी, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनएचआरसी। एक बॉडी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या लग रहा है, ग्रीन वर्ड लिखा है, कुछ लग रहा होगा कि किसके बारे में बात कर रही है। अब ग्रीन वर्ड लिखा है, दैट मींस ये एनवायरनमेंट की बात कर रही है। यस, इट इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में भी लिखेंगे आगे पॉइंट्स। ये एक्चुअली जो एस्टैब्लिश की गई है एनजीटी, ये रिसेंटली की गई है, कुछ टाइम पहले 2010 में। जिसका बेसिक मोटिव क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना। जैसे आपको पता है कि भाई इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना कितना प्रॉब्लम है फॉरेस्ट की, वाटर की, एनवायरमेंट की, अपनी अपना पूरा इकोसिस्टम की, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट जो हैं वो बनाना। चाहे ये आपको पता है कि इन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो फायर क्रैकर्स वगैरह यूज किए जाते थे दिवाली के टाइम पर, वो हमें नहीं करने। तो ये सारी चीजें इन्होंने ही बनाई है। ठीक है, तो एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों के ऊपर एक्शन लेना वो इनका काम है। काफी सारे इन्होंने एक्शंस लिए भी हैं। ठीक है, चाहे अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आग लग जाती है, पॉल्यूशन फैलता है, डीजल व्हीकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, यमुना में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, गंगा में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्लास्टिक बैग्स से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लैंड्स का वेस्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों के चलते हर चीज़ के लिए जो है एनजीटी जिम्मेदार मतलब एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। उसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एक इस तरीके की बॉडी है एनवायरमेंट रिलेटेड।
नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। सबसे पहले तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट मीन्स ह्यूमन के राइट के लिए, ऐसी एक बॉडी जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बात आती है। तो वो बॉडी बनाई गई थी 1993 में, बहुत काफ़ी पुरानी है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स प्रॉपरली दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली में, कैपिटल में। और ये जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मतलब एक पर्सन की रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, रेस, नेशनैलिटी, हर किसी के रिगार्डलेस एक पर्सन को जो राइट मिलने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन राइट्स हैं। जिसकी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, एजुकेशन ले सके, वर्क कर सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं। और ये ह्यूमन राइट्स एक्चुअली में, जो ये ह्यूमन राइट्स थे, ये यूएन है जो यूनाइटेड नेशन, उसने लिए थे। उसे हम कहते हैं यूडीएचआर, ठीक है। उन्होंने क्या बताए थे अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये काम यूएन ने, जो यूनाइटेड नेशन है, उसने 10th of December 1948 को किया था। दैट्स वाई 10th December जो डेट है, ये हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो वहां से हम लोगों ने ये चीज ली है और फाइनली इंडिया में भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया गया, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है, इनके जितने भी मेंबर्स रहेंगे, जो भी लोग शामिल होंगे इनके अंदर, उन सबको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इस कमीशन में मतलब अगर किसी के भी साथ ह्यूमन राइट्स पे गलत होता है तो प्रेसिडेंट विल बी देयर टू रेक्टिफाई दैट, ठीक है। वही मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। और ये कमीशन इसी के लिए बनाई गई है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और इन लोगों की जो एज होती है वो 5 years और 70 years होती है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे एज का थोड़ा सा फर्क है। 70 years क्यों है? क्योंकि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है वो 65 years में रिटायर हो गए, तो 5 साल के लिए वो यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 years के लिए वो इस कमीशन में आकर के सर्व कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए है। और ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली करना, ह्यूमन राइट्स के लिए लोगों को अवेयर करना, लिटरेसी फैलाना लोगों के लिए राइट्स के बारे में, इसमें सर्च करना, इसमें रिसर्चेस प्रोजेक्ट करना, स्कूल्स और कॉलेजेस में इसको एक सब्जेक्ट इंक्लूड कराना, जैसे कि आज को आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, एवरीथिंग इज अंडर दिस ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट। तो ये ह्यूमन राइट्स के अंडर आता है सारा कुछ। मैम फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इसी, सारे राइट्स तो इसी के अंदर आएंगे ना? हाँ, फंडामेंटल राइट्स इसी में आएंगी, बट फंडामेंटल राइट्स अलग है, ह्यूमन राइट्स अलग है। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपको, आप चाहे इंडिया में हो, आप चाहे कनाडा में हो, चाहे आप यूएसए में हो, आपको सेम मिलेंगे ही मिलेंगे, एज अ ह्यूमन मिलेंगे। और फंडामेंटल राइट्स वो हैं, वो आपको एज एन इंडियन सिटीजन मिल रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो, इसलिए आपको इंडिया के फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हो, यू आर एन इंडियन सिटीजन। तो इंडिया में जिसको जो राइट मिलने हैं वो आपको भी मिलेंगे, तो ये डिफरेंस है दोनों में। और ह्यूमन राइट्स आपको हर जगह मिलेंगे एज अ ह्यूमन, आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप कनाडा में हो, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ना यूएन ने, तो ये है दोनों चीजों में फर्क, समझे? क्लियर हुआ है यहाँ तक? सही ऐसा और नो बाकी लोग? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और ह्यूमन राइट्स जो हैं, ये जो एनएचआरसी है, वो कोई ना कोई जो है बहुत सारे इश्यूज पर डील कर रही है। जैसे अगर एक चाइल्ड लेबर की इशू पर हो गया, एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उनके ऊपर हो गया, मैनुअल स्कैवेंजिंग, लेबर राइट्स, इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम जो है वो कर रही है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ग्लोबल एक इशू है, तो हमारे यहाँ की ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो भी इन चीज़ों के ऊपर काम
कर रही है। तो ये आप याद रखिएगा सारी चीजों के बारे में ह्यूमन राइट्स का। इसमें से हम लोगों ने जो बॉडीज थी, लोकपाल, ये सब कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। बाकी जो ये तीनों बॉडीज हैं ये कुछ पढ़ने लायक इनमें नहीं है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ नाम लिखवाए हैं मैंने कि ये बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, बट ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो डोंट वरी, इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब डिटेल में नहीं आपसे पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो उतना आपको याद रखने की कोई नीड नहीं है इसके अंदर। जितना अभी बताया है उतना मोर देन इनफ है। इतना भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे सारे, ठीक है। तो इतना सब कुछ याद रखिएगा जितना भी अभी हमने पढ़ा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ भाई, अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, जितना अभी हमने पढ़ा है। और मुझे ये भी बताओ कि ट्रेन है, ठीक है, तो याद करिए वाला। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स हैज बीन रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी ऑफ पर्सन। पर्सन की लिबर्टी के लिए कौन सी रिट जो है वो काम में आती है, बताओ भाई क्या आंसर लगाया। पर्सन की लिबर्टी याद करो, बताया था हेबीज कॉर्पस टू प्रोड्यूस अ बॉडी, वही बताया था। पर्सन को जेल से निकलवाने के लिए हेबीज कॉर्पस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने उसके अंदर आर्टिकल नंबर 23 और 24 पढ़ा था। तो इसमें क्या क्या चीजें वो आती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर, बताओ भाई। क्या लगाया है इसका आंसर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आता है, ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग वाला। अनटचेबिलिटी इसमें आता है नहीं, आर्टिकल 17 में आता है। तो आर्टिकल 23 और 24 तो 17 में नहीं आएंगे, दैट मीन्स ये गलत हो गया। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की कहीं बात नहीं की गई इसमें। फिर अगला कहता है भाई कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, दैट मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहा है, चाइल्ड लेबर के बारे में। दैट मीन्स चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24 है, तो उसका मतलब सही है। 1 and 4 is the right answer. D is the right answer. Right? अपने आंसर्स मैच करते जाना भाई, जिसका जो भी गलत हो कुछ भी हो देखते जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेट में आर्टिकल 12 में क्या क्या आता है। ये मैंने साफ साफ लिखवाया था, क्लास में ही कराया था सेम क्वेश्चन, कि स्टेट का मतलब है सब कुछ, पार्लियामेंट, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, हर एक चीज। मतलब अल्फा ए इज द राइट आंसर, इट इंक्लूड्स 1, 2 and 3 एंड एवरीथिंग, सब चीजें ही आएंगी इसके अंदर, ठीक है। अगला बताओगे भाई 6 का क्या लगाया है आंसर। फ्री अ पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड, ये वर्ड मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, इलीगली डिटेन्ड, क्या लगाया है इसका आंसर, जल्दी बताओ भाई। आई वॉन्ट एवरीबडीज आंसर, रिप्लाई आ नहीं रही है सब लोगों के। ए और बी कह रहे हैं, सी ए बी तीनों के अलग अलग आंसर आए। देखो यार, सी है इसका आंसर, सॉरी डी है इसका आंसर, डी है इसका आंसर। हेबीस कॉर्पस अगर इलीगली डिटेन करके रखा है, जबरदस्ती जो है उसको बंद करके रखा गया है, तो उसके लिए ये वाली रिट लगाई जाती है। फिर आता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहाँ पे एबॉलिश की जा सकती है, कौन सा आर्टिकल है, जल्दी बताओ। ये तो सबका सही होना चाहिए, डी। याद रखो, ट्रिक बताई थी, डाउट क्लियर। डी ओ यू, यू किस में आता है, 15, 16 और 17, 17वां इज अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी इज द राइट आंसर।
अगला है 8, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, क्योंकि इसमें चारों ही ठीक है, ठीक है, इसमें से कोई आंसर नहीं है, इसमें चारों ही ठीक है, ऑल 4 करेक्ट। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए देती हूँ मैं स्टूडेंट्स को, ताकि थोड़ा वो देखे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी, पढ़े उसको। चलिए नेक्स्ट बताओ, 9th क्या लगाया था? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमिटी के कहने पर ऐड की गई है? परीक्षित, आर यू श्योर द आंसर विल बी डी? अच्छे से रीड करो यार क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके कहने पे ऐड की गई है? संथानम कमेटी अभी पढ़ी हमने, क्या ऐड किया था? सीवीसी, अभी पढ़ा ना। सरकारिया, ये नहीं था। सरकारिया क्या थी भाई? सरकारिया थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, ठीक है। स्वरण सिंह इज दी राइट आंसर। स्वरण सिंह कमेटी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कराई थी। याद करो पिछले क्लास में हम इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इंदिरा गांधी नेहरू कोई कमेटी नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है, ठीक है, कोई कमेटी ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती। फिर आता है भाई नेक्स्ट, अगर कोई न्यू स्टेट बनानी है तो कौन से शेड्यूल में हमें चेंज करना पड़ेगा? आपको कोई नई स्टेट बनानी है तो आप कौन से शेड्यूल में चेंज करोगे? हम करेंगे चेंज फर्स्ट में, फर्स्ट शेड्यूल, याद कीजिए फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करेंगे। फिर आता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कौन सी गवर्नेंस देता है? पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट है ना हमारे भारत के अंदर, तो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। नेक्स्ट है भाई इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री है तो क्या मतलब है इस बात का? देखो आप देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही लिखी है और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है और लास्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड वाली गलत है। बट हमसे पूछा है रिपब्लिक, हमें सिर्फ रिपब्लिक का मीनिंग बताना है। तो याद कीजिए रिपब्लिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रिपब्लिक वाले का आंसर रहेगा हेरिडिटरी रूलिंग भारत में नहीं होती। मैंने समझाया था आपको एग्जाम्पल से, अगर हेरिडिटरी रूलिंग होती तो आज के समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई और होते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हेरिडिटरी रूलिंग नहीं है, एक के बाद एक नहीं आता, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहता है हमारा कौन सा जस्टिस प्रियम्बल में नहीं है? जल्दी बताओ इसका आंसर। पॉलिटिकल। रिलीजियस, यार आप लोग सब भूल गए हो। जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अवेलेबल है। आपसे पूछ रहे नहीं कौन सा नहीं है, रिलीजियस नहीं है। याद कीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन है काफी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो पढ़े हुए वही आए, सिर्फ जो पढ़ा है उन्हीं को करना है। नेक्स्ट कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं देता? नॉट। क्या लगाया भाई आंसर? बोलो भाई क्या लगाया है आंसर, रिप्लाई तो करो। राइट टू इक्वल शेल्टर। यस, राइट टू इक्वल शेल्टर। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, इक्वल शेल्टर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगला आते हैं 15 नंबर पे आते हैं। 15 कह रहा है कि यूटीज के रिस्पेक्ट में बताना है, जो यूटीज है यूनियन टेरिटरीज। क्या लगाया है इसका आंसर भाई? पहले तो ये बताओ 15 का क्या आंसर लगाया, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग बताओ क्या लगाया, और सब लोग बताओ यार। करा है अटेम्प्ट या नहीं करा ये वाला? बोथ 1 and 2। अच्छा देखो यार, इसका आंसर रहेगा डी, नीदर 1 नॉर 2। देखो पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो इसमें कि आपकी हर यूटी में यूनिफॉर्मिटी है क्या? हर यूटी में सेम पैटर्न है? बिल्कुल नहीं। आप दिल्ली और
अंडमान एंड निकोबार को कंपेयर कर सकते हो कि दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो अंडमान निकोबार में है? नहीं है। दिल्ली में सीएम है, अंडमान निकोबार में सीएम नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग हो गया, यूनिफॉर्मिटी तो हुई नहीं ना। तो इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी यूटी का हाई कोर्ट नहीं है, ये भी गलत। हमारी दिल्ली का हाई कोर्ट है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, तो ये भी गलत हो गया कि यार किसी भी यूटी का हाई कोर्ट ही नहीं है। बिल्कुल गलत, दिल्ली के पास हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर के पास हाई कोर्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। सिर्फ दिल्ली के रिस्पेक्ट में पूछा क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है कि दिल्ली जो है उसमें सीएम और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से होता है। तो क्या है इसका आंसर, क्या लगाया है इसका आंसर? मैम 1 only. ओके, इसका आंसर भी नीदर रहेगा। देखो चीफ मिनिस्टर, देखो दिल्ली के रिस्पेक्ट में हर चीज प्रेसिडेंट के पास है, दिल्ली के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट आएंगे। देखो प्रैक्टिकली नहीं मैं बता रही, प्रैक्टिकली नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मैं वो बता रही हूँ। जो दिल्ली है उसका आर्टिकल 239 ए में मेंशन है और उसके तहत हर चीज प्रेसिडेंट के हाथ में है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट, ये भी सब, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह हर जगह प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, उनके बिहाफ पे कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इस आर्टिकल के अंडर वो प्रेसिडेंट लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, नीदर 1 नॉर 2। तो ये था पूरा 16 क्वेश्चंस का टेस्ट, और टेस्ट कह लो या फिर आपका एक अपना था रिवीजन या फिर क्वेश्चंस की फॉर्म। अब बताओ किसी भी जो हमने किया उसमें कोई डाउट किसी को?